हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल। आपने पहले भाग में विजडम ऑन सेल के बारे में सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज चेक आउट द प्रीवियस एपिसोड, जहां पे रमेश के ऊपर से उसके पिता का साया उठ चुका है और वो एक टिमटिमाता हुआ तारा बन के आसमान में हमेशा रमेश के ऊपर निगरानी रखते हैं, उसका भला देखते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं। बहरहाल रमेश के सर के ऊपर से पिता का साया तो उठ चुका था, माँ भी पहले ही गुजर चुकी थी, तो अब वो गांव में रहना पसंद नहीं करना चाहता था। उसके पिता के बताए गए हुए मार्ग पर वो भी एक राहगीर बनना चाहता था, लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा था। वो बेचता तो क्या बेचता, तो उसने सोचा कि मैं भी क्यों न बुद्धि को बेचूं, विजडम को बेचूं। वो एक गांव से दूसरे गांव भटकता फिरता, लेकिन कभी भी उस बुद्धि या उस विजडम को बेच नहीं पाता। तो उसने एक काम किया और वो काम था ये कि आसपास के कुछ दुकानदारों से उसने एक लकड़ी का तख्ता लिया और उस पे लिखा बुद्धि ऑन सेल, यानी विजडम ऑन सेल लिखा। गांव के कई लोग उसके ऊपर हंसने लग गए और कुछ रातें कुछ दिन खाली पेट ही उसे गुजारने पड़े। एक दिन रमेश के पास एक छोटा बच्चा आता है और कहता है कि तुम क्या बेच रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बुद्धि बेच रहा हूँ, विजडम बेच रहा हूँ, चाहिए तो तुम ले सकते हो। पहले तो बच्चा आनाकानी करता रहा, लेकिन फिर उसने बोला कि चलो मैं खरीदता हूँ, तुम क्या बेचना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही क्वालिटी वाली चीज दूंगा, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दूंगा, और वो है ये एक छोटा सा पेपर। बच्चा 2 आने में वो खरीद लेता है, यानी कि पुराने वक्त में 2 आना बहुत बड़ी चीज होती। तो 2 आने में वो बुद्धिमत्ता खरीदता है और अपने पिता के पास जाता है। पिता जो पहले से ही कंजूस था और बहुत ही खड़ूस इंसान था, तो वो करता है कि भाई 2 आने का क्या लेकर आया है। तो बोलता है कि मैं बुद्धि लेकर आया हूँ। जैसे उसका बाप ये सुनता है, उसे पता चल जाता है कि उसे उसके बेटे को किसी ने बेवकूफ बनाया है। वो गांव की तरफ निकलता है और गांव से फिर बाद में उस दुकान की तरफ जहां पे रमेश बैठा था। रमेश वहां पर पेड़ के नीचे बुद्धि अभी भी बेच रहा था। जैसे ही उसके पिता उस रमेश को देखते हैं, बोलते हैं कि ये तो मेरे बच्चे से 2-4 साल बड़ा है और ये मेरे बच्चे को ठग रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, गाँव वालों को इकट्ठा करता है, कहता है कि देखो ये कैसे ठग है जो मेरे बच्चे को बेवकूफ बनाता है। बोलता है कि मैं बुद्धि बेच रहा हूँ और बुद्धि के नाम पे देखो उसने एक पेपर बेचा है और पेपर पे सिर्फ इतना लिखा है कि आसपास जब भी झगड़ा हो तब झगड़े में कभी शामिल ना हो, नहीं तो तुम्हारी ही बर्बादी होगी। ये किस बात की बुद्धिमत्ता है, ये किस बात का विजडम है। तो फिर बाद में उस लड़के को बोलते हैं कि तुम मुझे 2 आने मेरे वापस कर दो, मेरे बेटे ने जो दिया है। रमेश बोलता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं कहा कि मेरे पास आने के लिए, वो खुद मेरे पास आया और मेरे से वो बुद्धिमत्ता यानी विजडम लेके गया। अगर तुम्हें देना ही है तो मेरा विजडम वापस करो और अपने पैसे ले जाओ। बहरहाल चीजें तो बड़े ही फेयर थी, यानी कि एक हाथ ले एक हाथ दे। 2 आना अगर वापस रमेश दे देता है तो विजडम वापस रमेश को भी मिलेगा। लेकिन विजडम एक ऐसी चीज है न जो दी जा सकती है न ली जा सकती है। ये तो एक क्या बोलते हैं उसे, एक विद्या है, राइट। ये आपका एक्सपीरियंस है। अब ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात हो जाती है। तो होता ये है कि एक दिन रमेश जो है उसे 2 रुपया तो 2 आना वापस कर देता है और फिर कहता है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं 2 आना वापस करूंगा, और वो ये कि आपका बेटा कभी भी झगड़े में शामिल नहीं होगा। तो उसका बाप बोलता है कि ठीक है, मेरा बेटा कभी झगड़े में शामिल ना होगा और ना कभी देखेगा। तो कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश उसी गांव में रहता है, यहाँ वहां कुछ ना कुछ हाथ पैर काम करके उसके थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन वही लड़का 2 औरतों के बीच में झगड़ा हो रहा था और वो देख लेता है। वो देखते ही उसको पता चल जाता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो 2 औरतें जो हैं इसे तुरंत पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि बताओ किसने झगड़ा शुरू किया। और दोनों ही महारानी के बड़े ही खास थे, यानी एक नौकरानी बड़ी महारानी और दूसरी नौकरानी छोटी महारानी। अब जब लड़का फंस जाता है और बोलता है कि अगर तुमने इसकी साइड यानी पहली वाली नौकरानी की साइड ली तो बड़ी वाली महारानी तुमको, छोटी वाली महारानी तुमको जेल में डाल देगी, अगर छोटी वाली महारानी की तरफ से होते हो तो बड़ी वाली महारानी की तरफ फंस जाओगी। इस तरह से दोनों के नौकरानियों के बीच में ये लड़का फंस जाता है। जैसे ही फंसा हुआ दिखाई देता है तो अपने पिता को जाके बताता है। पिता आओ देखाना ताओ तुरंत रमेश की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा एक झगड़े में फंस गया है। नौकरानियों के झगड़ों में फंसने के बावजूद भी अगर रानी की एक तरफा अगर हो जाता है तो दूसरी रानी मेरे बच्चे को मार देगी, तो मैं क्या करूं। इसी बहाने रमेश कहता है कि मुझे 10 आना दीजिए, मैं आपको आइडिया यानी एक विजडम बेचता हूँ। 10 आना वो दे देता है।
तुरंत बिना सोचे समझे, क्योंकि बच्चे का सवाल था। अब होता यह है कि वो पर्ची में जो लिखा रहता है उसके पिता घर जाके देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि बच्चे को पागल जैसा बिहेव करना पड़ेगा, यानी पगलेट दिखाना पड़ेगा राजा के सामने, जिसके बातों का कथनों का कोई मतलब नहीं रहता। राजा उस लड़के को बुला लेता है और कहता है कि जब इन दोनों नौकरानियों की लड़ाई हो रही थी तो इसमें से मेरी पत्नी की नौकरानी कौन सी सही बोलती थी, किसकी बात सच थी। लड़का वैसे ही बिहेव करता है जैसे रमेश ने कहा था, पागल जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है और उल्टा सीधा गाना, हंसना, खेलना, रोना दरबार में शुरू करता है। राजा कहता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, जब तक ये स्थिति नहीं बिगड़ती या जब तक इसकी स्थिति नहीं सुधरती तब तक इसको निगरानी में रखा जाए और तब मैं फैसला करूंगा, तब तक इसे बाररिहा कर दिया जाए। तो उसको छोड़ दिया जाता है उस लड़के को। लेकिन जब छोड़ दिया जाता है तो फिर बाद में उस लड़के का पिता फिर से दुविधा में आ जाता है, बोलता है कि मेरे लड़के को ताउम्र अपनी अगर जान बचानी है तो पागल जैसा बिहेव करना पड़ेगा पूरे गांव में, ये तो मैं होने नहीं दूंगा, नहीं तो उसकी आगे शादी नहीं होगी, मेरी प्रॉपर्टी कैसे किसी को जाएगी और आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। और उसका बेटा तो बड़ा ही समझदार था। अब होता यह है कि वो दूसरे तीसरे दिन वापस से रमेश के पास जाता है, कोई कहता है कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसको तो मैं मान गया हूँ, अब इस बुद्धिमत्ता से निकलने के लिए भी मुझे कोई उपाय बता दीजिए, नहीं तो मेरा बेटा ताउम्र यानी हर बार यानी हर जगह पागलों जैसा ही बिहेव करना पड़ेगा अगर उसको अपनी जान बचानी है तो रमेश कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है कि मुझे कुछ दिनों के बाद आके मिलिए, मैं आपको एक विजडम तैयार करके दे देता हूँ। कुछ दिन हो जाते हैं, आदमी वापस आ जाता है, व्यापारी उनके पास, रमेश के पास, और रमेश कहता है कि राजा जिस दिन अच्छे मूड में होंगे उस दिन राजा के पास जाइए, उनको अपनी बात बताइए और ये कहिए कि विजडम मास्टर यानी कि मैं रमेश ने आपको कहा था ये सारी की सारी बातें करने के लिए और आपकी जान बच जाएगी। हाल ऐसा ही होता है। 10-15 दिन जो है ये व्यापारी और उसका बेटा दोनों ही दरबार में जाते रहते हैं और जिस दिन राजा का मूड अच्छा होता है उस दिन अपनी पूरी दिल की बात जो रमेश ने कही थी, जैसे कुछ हुआ था वो बता देता है। राजा इस बात से बड़ा ही प्रभावित हो जाता है कि ये लड़का बहुत ही होनहार है, इसे हमारे दरबार में शामिल कर लेना चाहिए। राजा तुरंत निकल जाता है उस लड़के की तलाश में और जैसे ही वो मिलता है तो फिर रमेश को कहते हैं कि तुम हमारे दरबार में शामिल हो जाओ। रमेश कहता है कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, एक विजडम वापस से देता हूँ, अगर परख कर अगर आपको लगता है कि मैं आपके दरबार में शामिल होने लायक हूँ तो मुझे ले लेना। अब राजा को वो एक वैसे ही चिट्ठी देता है और राजा जब वो चिट्ठी घर पे जाके खोलता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि अपनी सावधानी, अपनी देखभाल खुद करे, किसी पे भरोसा न करे, अपनी देखभाल खुद करे, सावधान रहे और खुद की सुरक्षा खुद रखे, यानी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर रखनी चाहिए, यानी कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और महीने गुजरने के बाद एक बार राजा के बाल काटने यानी उनकी दाढ़ी मूछ करने का वक्त आता है। दरबार में रॉयल किंग के जो दरबारी जो शेव करने वाले होते हैं, हेयर कटर होते हैं या बार्बर होते हैं, उनको बुलाया जाता है। बार्बर जो है अपने उस तरह को तैयार कर रहा होता है और अच्छे से ब्लेड को साफ कर रहा होता है। राजा की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ती है और जैसे ही उसके ऊपर आईना लेके जब राजा देखते हैं अपने बार्बर को तो वो देख लेते हैं कि यार इसकी जो ब्लेड की धार है बहुत ही तेज है। वो उसको घूरते रहते हैं कुछ देर तक और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं अपने बार्बर की तरफ तो बार्बर जो है उनकी आंखों में देख नहीं पाता और अपनी गिल्ट के वजह से उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि सर मुझे माफ करिए, आपके जो सौतेले भाई हैं उनका ये काम था, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके गर्दन पे छुरी चलाने के लिए जब दाढ़ी मूछ काटते समय, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब करिए। जब इन बातों का खुलासा होता है और उसके सौतेले भाई को लाया जाता है तब उनको पता चलता है कि ये पूरी एक साजिश थी जिसके तहत राजा को मारना था। राजा को ये याद आ जाता है कि रमेश ने एक बात कही थी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, किसी और के भरोसे नहीं हो सकता। तब से राजा को यही लगा कि अपनी सुरक्षा, अपनी प्रजा की सुरक्षा उनके हाथ में है और वो प्रजा के माई बाप हैं। तब से राजा ने और बेहतरीन तरीके से अपने राज्य की सुरक्षा हेतु बहुत अच्छे और सख्त कदम उठाए। इसी बहाने वो रमेश की तलाश में निकल गए और तब उनको पता चला कि रमेश जो है इस गांव से जा चुका है। बहरहाल रमेश की तलाश इस गांव से अगले गांव में की जाने लगी और राज्य भर में उनकी तलाश होने लगी, लेकिन रमेश कभी नहीं मिला। कहते हैं कि रमेश जो है एक छोटे बच्चे के रूप में, कभी बूढ़े के रूप में, कभी बूढ़ी के रूप में, कभी बड़े से छोटे के रूप में, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर राहगीर को, हर इंसान को मिल जाता है। ये रमेश आपके दिल में भी बसता है, मेरे दिल में भी बसता है। ये वो मन है जो आपको गलत होने से
गलत करने से बचाता है। जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, आपकी ईमानदारी से आगे बढ़कर जब आप कुछ बुरा करने जाते हैं, तो अंदर की जो आवाज होती है वो है रमेश। आपको बुराई से बचाती है वो है रमेश। मन से जो अच्छी काम करने के लिए जो प्रेरित करे वो है रमेश। तो अंदर के इंस्टिंक्ट को जो कहते हैं उसको कहते हैं रमेश, और ये इंस्टिंक्ट हर किसी के पास होती है। इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इंसान को इंसानियत से जोड़ने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू साउंड ऑफ सोल, जहां आप दिल से दिल की बात और उसके जज्बात को समझते हैं। दिस इज सुदर्शन signing off from Sound of Soul. Keep listening, subscribe the channel, and always love humanity. Thank you.